हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इस समय जियोडेसिक्स चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम आपको एक प्रॉपर्टी पहले बता दें, नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक्स। इसकी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है जियोडेसिक्स की, है ना। है क्या ये, ध्यान दीजिए। एट एवरी पॉइंट ऑफ द जियोडेसिक, यानी जो जियोडेसिक जो कर्व होता है उसके एवरी पॉइंट पर द प्रिंसिपल नॉर्मल, हमने लिख भी दिया है स्मॉल एन कैप, ठीक है, इज नॉर्मल टू द सरफेस कैपिटल एन कैप, दैट इज एन कैप एंड एन कैप इक्वल टू एन कैप। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज आइडेंटिकल होते हैं या कोइंसाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 3 ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होते हैं, आपने डीजी में पढ़ा है। डीजी को अच्छे से पढ़ लीजिए, टी एन बी, ये जो है किसी कर्व के लिए होता है, ये पी आर बार पोजीशन वेक्टर है। तो ये कोई कर्व है, ठीक है। तो इसका ये टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये प्रिंसिपल नॉर्मल और ये बाई नॉर्मल, 3 होते हैं। जिसे आप हाथ फैलाएं इसमें, तो ये आपका जो है टेंजेंट वेक्टर है, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर बाई नॉर्मल है। ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप आई जे के पढ़ते हैं, ठीक है, आई जे के वेक्टर में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो उसका प्रिंसिपल नॉर्मल, तो हमने क्या लिया, इसका प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप, और जो सरफेस नॉर्मल होता है कोई, ये कैपिटल एन कैप, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। तो जियोडेसिक कर्व की प्रॉपर्टी है कि उसके किसी भी पॉइंट पर, यानी एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर, है ना, हम प्रिंसिपल नॉर्मल और जो सरफेस नॉर्मल होता है दोनों कोइंसाइड मिलता है हमको, यानी कि प्रिंसिपल नॉर्मल इज इक्वल टू सरफेस नॉर्मल। ये आप नॉर्मल प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम लोग जो है देखेंगे कि जियोडेसिक्स कर्व का नेचर कैसा है। अगर वो सरफेस पे, अगर वो स्फीयर पे पड़ता है तो कैसा नेचर बताता है, अगर वो सिलेंडर पे पड़ता है तो कैसा नेचर बताता है। तो नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन स्फीयर, नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन सिलेंडर, ये सब पढ़ने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर हम आगे एक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, जियोडेसिक यानी नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन ए स्फीयर। इस लेक्चर में आपको ऑन स्फीयर बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑन सिलेंडर बताएंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें। अब आप लोग देखें, इसमें जो नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, तो एक आर्टिकल हम ले रहे हैं, नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन ए स्फीयर, ठीक है। ये आपका है नेचर ऑफ ए जियोडेसिक ऑन ए स्फीयर। इसके बाद एक आपको पढ़ना है ऑन ए सिलेंडर। तो पहले स्फीयर पढ़िए। तो इसमें है क्या, ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि लेट सी बी ए जियोडेसिक, सी जो है एक जियोडेसिक है, ठीक है, कर्व ऑन ए स्फीयर। स्फीयर आप ले लीजिए और उसी के ऊपर एक जो है सी जियोडेसिक कर्व ले लीजिए, ठीक है, वो कर्व हो गया। अब होगा क्या कि आप इस पर लेट एन कैप बी द प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी, है ना, एट ए पॉइंट पी। तो आपको एक फिगर भी हम समझा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, ये मान लीजिए कर्व, ये जियोडेसिक है सी, और ये स्फीयर पे आ रहा है, ठीक है। अब इस पर कोई पॉइंट हमने ले लिया P, ये पॉइंट हो गया हमारा P हो गया, ये P हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि लेट एन कैप बी द प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी एट ए पॉइंट P एंड एन कैप, कैपिटल एन कैप, देखिए 2 हैं, एक स्मॉल एन कैप है, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है, और कैपिटल एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट पी। तो सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो यूनिट सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन कैप होता है। और आप जानते हैं स्फीयर के अगर कोई सरफेस नॉर्मल है तो उसके सेंटर से ही पास करेगा वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 नॉर्मल आपके सामने लिए गए हैं। एक नॉर्मल लिया गया है स्मॉल एन कैप, जो है आपका प्रिंसिपल नॉर्मल कर्व का है, और एक लिया गया है सरफेस नॉर्मल जो स्फीयर के किसी पॉइंट पर है, और जो कर्व है वो स्फीयर पर जियोडेसिक है, ठीक, इतना ध्यान रखना। तो देन बाई नॉर्मल प्रॉपर्टी, देखिए नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, इसकी प्रॉपर्टी से हमने अभी आपको बताया था कि स्मॉल एन कैप और कैपिटल एन कैप दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कोइंसाइड कर जाते हैं।
तो अब आप चाहे दोनों के एक ही बोलेंगे, स्मॉल एन कैप और कैपिटल एन कैप सेम हो गए, है ना। ये जियोडेसिक की प्रॉपर्टी है, नॉर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम एक जो है नॉर्मल बना रहे हैं, ये जो है एक नॉर्मल हो गया, ठीक, ऐसे दिखा दीजिए। यहाँ पर हमने बना दिया एक प्रिंसिपल नॉर्मल, स्मॉल एन कैप, ये बना लिया, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया आर बार है। यहाँ पे सेंटर ये स्फेयर होगा, ये कर्व क्या है, ये जियोडेसिक है जो आन स्फेयर है, तो इसका हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया ए बार, पोजीशन वेक्टर ले लिया। ये सेंटर ऑफ स्फेयर है ना। चलो इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे दे दिया कैपिटल ए, कोई पॉइंट दे दिया, ये सेंटर है स्फेयर का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप एक कोई जो है और कोई पोल ले लीजिए जहाँ से, या ओरिजिन जहाँ से दोनों को देख सकते हैं। ओ से इसको मिला दीजिए और ओ से पी को मिला दीजिए, तो ओ पी आपका आर बार है, ठीक है, और ओ ए आपका ए बार है, ये है। और ये एन कैप जो है ये यूनिट नॉर्मल होता है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल नॉर्मल जो है यूनिट वेक्टर होता है ऑलवेज। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक फिगर बनाने की कोशिश किया है कि आपको थोड़ा समझ में आए। अब देखिए, सिंस द नॉर्मल एट ईच पॉइंट ऑफ द स्फेयर, स्फेयर पे जो, स्फेयर के किसी भी बिंदु पर जो पॉइंट होगा, पासेस थ्रू द सेंटर, है ना, इसके अपने सेंटर से वो पास करता है। जैसे ये स्फेयर हमने कहीं ले लिया, कहाँ दिखा दे, इसे स्फेयर ले लिया आपने, तो इस पर अगर आप कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं और इस पर अगर आप सरफेस नॉर्मल लेते हैं तो इसके ये सेंटर से ही पास करेगा, है ना, सेंटर से ही होके जाएगा। अगर ना समझ में तो ऐसे देख लो, अगर टेंजेंट खींच दें तो टेंजेंट पे जो भी रेखा लंब होगी वो त्रिज्या होगी, और जो रेडियस होगी वो कहाँ से होके जाएगी, सेंटर से। तो ये त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो आपका नॉर्मल है, सरफेस नॉर्मल, वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। और सरफेस नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों क्या है यहाँ पर, सेम है, क्योंकि जियोडेसिक इसी सरफेस पर है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा वही सरफेस नॉर्मल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो भी सेंटर से ही होकर जाएगा। तो हमने यहाँ पर सरफेस नॉर्मल ना दिखा के बल्कि प्रिंसिपल नॉर्मल आपको शो किया है ना। तो देखिए ये कहाँ से होकर जा रहा है, प्रिंसिपल नॉर्मल, सेंटर से। तो अब आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि सिंस द नॉर्मल एट ईच पॉइंट ऑफ द स्फीयर पासेस थ्रू इट्स सेंटर, देयरफॉर द प्रिंसिपल नॉर्मल। अब देखिए दो लोग हैं, ये नॉर्मल एट ईच पॉइंट ऑफ द स्फेयर पासेस थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे कोई नॉर्मल खींचते हैं तो उसके सेंटर से पास करता है। ये नॉर्मल हो गया सरफेस नॉर्मल, कैपिटल एन कैप, है ना। फिर कह रहा है देयरफॉर द प्रिंसिपल नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ सी विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेयर, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो कैपिटल एन कहता है कि हम स्फेयर के सेंटर से पास करेंगे, तो प्रिंसिपल नॉर्मल कहेगा कि हम तुम्हारे बराबर हैं तो हम भी इसके सेंटर से ही पास करेंगे, इसलिए स्मॉल एन कैप सेंटर से पास कर जाएगा। यानी प्रिंसिपल नॉर्मल एन, स्मॉल एन कैप विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेयर, वही आपने यहाँ पर लिख दिया है स्फेयर। ये क्या है, विच इज़ ए फिक्स्ड पॉइंट इन द स्फेयर, और सेंटर क्या होता है, स्फेयर का फिक्स्ड पॉइंट होता है ना। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, उसके आगे बताते हैं कि जो कर्व है जियोडेसिक, ये किस टाइप का कर्व होगा, यानी इसको क्या बताना है, आपको नेचर बताना है, इसका नेचर क्या है, किस तरह का कर्व है, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें तो आगे बताते हैं। तो एक्सप्लेन हमने कर दिया है, आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसको हमने पहले से लिख दिया क्योंकि इसको लिखने में बहुत समय लग जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो है थोड़ा ऑलरेडी इसको लिख देते हैं। कॉपी करिए तुरंत। और ये फिगर भी आप एग्जाम में बना सकते हैं अपने, ये फिगर बना सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बना दिया है। ठीक है, तो ये जो फिगर अभी आपके सामने बनाया गया था, यहाँ पे फिर से थोड़ा बना देते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट हमने पी ले लिया था आर बार, ये इसका जो है ए पॉइंट हमारे लिए सेंटर है, ये हो जाएगा आपका
ए बार, यहाँ पे हमने ओ दिखा दिया, ओ से पी और ए को मिला दीजिए, ये ए बार, ये आर बार, इधर हमने प्रिंसिपल नॉर्मल दिखाई, ये कर्व है, ठीक है, जियोडेसिक कर्व। अच्छा अब देखिए, तो इन ट्राइंगल, हाँ, तो सबसे पहले आप ये भी लिख दो कि लेट ए बार बी द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर कैपिटल ए लिख देते हैं, ऑफ स्फेयर, एंड स्मॉल आर बार द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P ऑन द कर्व, ठीक है, वो स्फेयर पे ही पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल OAP, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि O यानी AP या PA जो भी चाहे लिख दें, AP इज इक्वल टू OP माइनस OA, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये AP क्या हो जाएगा, तो AP देखिए आपका हमने जो एन कैप की दिशा बनाई है वो PA की ओर बना दी है, तो आप चाहें तो इसको माइनस PA भी लिख सकते हैं वेक्टर रूल से, और ये हो जाएगा OP कितना है R बार, और ये कितना है A बार। जो PA होगा, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जो PA है वो जरूरी नहीं है कि P से A तक की लंबाई 1 हो, यूनिट हो, ऐसा नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में कुछ कोफिशिएंट लेना होगा तब जाके ये बनेगा। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि माना ये म्यू एन कैप है, म्यू सम स्केलर है ना, तो R बार माइनस A बार, या R बार माइनस A बार इज इक्वल टू लैम्डा एन कैप भी लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू। हमने माइनस म्यू की जगह पे लैम्डा ले लिया है ना, कोई कोफिशिएंट से ले लिया। अब आप एक देखिए, ये इक्वेशन पा गए, अब हम यहीं से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S, आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और यहीं से हमको पता चल जाएगा कि जो कर्व C है उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का कर्व है ना, जो स्फीयर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें। एक छोटा सा डेरिवेशन बीच में आता है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। A बार इसका पोजीशन वेक्टर है, R बार किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया वेक्टर रूल से, ट्रायंगल रूल से इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ AP लिखा था, जबकि हम एन कैप की डायरेक्शन देखें तो PA दिख रहा है, तो हमने माइनस लगा के इसको AP को PA कर दिया, वेक्टर रूल सब जानते ही हैं। यहाँ पर एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो P से A तक की दूरी जरूरी नहीं कि यूनिट ही हो, A 2 गुना भी हो सकती है, 3 गुना, आधा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिख दिया ये माइनस म्यू टाइम एन कैप है, और माइनस अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो माइनस म्यू की जगह पे हमने लैम्डा लिख दिया है। अगर आपको ना लिखना चाहो माइनस म्यू रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा एन कैप, इतना हो गया, ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम जो है आर्क लेंथ S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू S, तो हो जाएगा R बार डैश है ना, आप चाहें तो ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, DDS ऑफ R बार माइनस A बार इज इक्वल टू DDS ऑफ लैम्डा एन कैप, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, ये हो जाएगा DDS ऑफ R बार माइनस DDS ऑफ A बार इज इक्वल टू लैम्डा रुकेगा तो DDS ऑफ एन कैप माइनस प्लस एन कैप रुकेगा तो DDS ऑफ लैम्डा, एकदम डिटेल कर दिया। ये बन जाएगा आपका R बार डैश माइनस ये 0 बार हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये लैम्डा एन कैप डैश होगा, और प्लस एन कैप ये लैम्डा डैश होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, लैम्डा यहाँ वेरिएबल है ना, क्योंकि ये हमने तो फिक्स तो किया नहीं लैम्डा कितना होगा, इसलिए लैम्डा डिफरेंशिएट हो जाएगा। A फिक्स है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लैम्डा फिक्स नहीं है
फ्रीमैन से माना गया है कि कुछ भी हो सकता है ये, है ना। तो अब जरा बताएं, आर बार डैश आपने पढ़ा इसके पहले, आर बार डैश जो होता है वो टी कैप होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और लैम्डा ये है एन कैप डैश। तो आपने सी रेट फ्री नेट फार्मूला पढ़ा है, वहाँ पर आपने पढ़ा है एन कैप डैश बराबर होता है टाउ बी कैप माइनस कापा टी कैप, टाउ टार्सन और कापा कर्वेचर, है ना। ये एक फार्मूला है सी रेट फ्री नेट फार्मूला का। तो उसको लिखेंगे लैम्डा टाउ बी कैप माइनस कापा टी कैप प्लस एन कैप लैम्डा डैश, ये आएगा। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर को, तो हो जाएगा टी कैप, यहाँ देखिए कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉमन लेकर आप लिख सकते हैं 1, ये कापा टी तो हो जाएगा प्लस लैम्डा कापा इंटू टी कैप माइनस, है ना। अब ये टी एन बी क्रम में लाइए, तो माइनस हो जाएगा लैम्डा डैश इंटू एन कैप, फिर माइनस हो जाएगा लैम्डा टाउ बी कैप इज इक्वल टू 0 बार, वेक्टर है ना, तो 0 बार लिख दीजिए। तो हमने इसको क्रम से लिख दिया, टी एन बी फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कापा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये के ना पढ़िएगा, ये क्या पढ़ते हैं इसको, कापा, है ना, कर्वेचर बताता है। आपने डीजी में पढ़ा होगा, ये कर्वेचर के लिए लिया जाता है। और जो टाउ है, ठीक है, वो आपका टार्सन है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 प्लस लैम्डा कापा इंटू टी कैप माइनस लैम्डा डैश इंटू एन कैप माइनस लैम्डा टाउ इंटू बी कैप इज इक्वल टू लिख सकते हो 0 एन कैप प्लस 0 बी कैप प्लस 0 टी एन बी लिखेंगे, टी कैप एन और 0 बी कैप, है ना, इसी क्रम में लिख दीजिए। तो इसे हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या मिल रहा है। इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो हमने एक सिंपल डिफरेंशिएशन किया है एस के रिस्पेक्ट में, ये आर ए का हो गया, ये प्रोडक्ट है, लैम्डा रुकेगा इसका तो ये, और एन कैप डैश सी रेट फ्री नेट फार्मूला से इसको हमने लिखा है, आपने पढ़ा है सब। तो एन कैप डैश का फार्मूला लिख दिया, आर बार डैश टी कैप होता है, ये भी ध्यान दीजिए, है ना। ये जो आर बार डैश होता है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है, टी कैप, ये टी कैप हो गया। फिर ट्रांसफ़र करके इसको टी एन बी एक सही सीक्वेंस में लिख कर अब इसको हम कंपेयर कर देंगे। हमें कंपेयर में केवल लैम्डा टाउ की ज़रूरत है, तो उतना कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो कंपेयरिंग, तो यहाँ से देखिएगा तो 1 प्लस लैम्डा कापा इज इक्वल टू 0, फिर ये लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ रहा है आपका लैम्डा टाउ इज इक्वल टू 0। अरे माइनस लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0 क्यों चला जाएगा। अब लैम्डा टाउ इज इक्वल टू 0 से हम आगे बढ़ते हैं, तो लैम्डा 0 होगा नहीं, तो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 0, लैम्डा 0 की इक्वल में नहीं है, क्योंकि लैम्डा हमने कोफिशिएंट लिया था जो एन कैप का कोफिशिएंट है ना, कि कितने गुना हो सकता है। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू 0, आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी कर्व के लिए टाउ 0 है, यानी उसकी ऐठन 0 हो जाती है, तो वो कर्व प्लेन कर्व हो जाता है ना। अगर कापा 0 होता है तो वो कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और अगर टाउ 0 होता है तो वो कर्व प्लेन कर्व हो जाता है। तो यहाँ पे जो कर्व सी हमारा है वो प्लेन कर्व हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0, विच शोज दैट द कर्व, है ना, द कर्व C is a plane curve, तो इतना पहले आप कॉपी कर लें। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और लिख देते हैं।
अब देखिए ये यहाँ पर हमने जो है उसका एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो आपने अभी क्या प्रूव किया कि सी इज ए प्लेन कर्व, यानी टाउ इज इक्वल टू 0 क्या प्रूव करता है कि सी जो है प्लेन कर्व है ना। तो उसका यानी उसका टार्सन 0 हो गया। ये आपको डीजी में पढ़ाया गया है, पढ़ा होगा आपने। अब ये प्लेन कर्व तो हो गया, यानी सरफेस पे जो जियोडेसिक पड़ रहा है कर्व वो प्लेन कर्व है। अब वो है क्या, ध्यान दीजिए, दस द कर्व सी ऑन द स्फीयर इज ए प्लेन कर्व, जो आपने प्रूव किया था टाउ इज इक्वल टू 0 पर, हुज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जो प्लेन कर्व जो पड़ रहा है उसका जो नॉर्मल है, उसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल लेंगे तो सेंटर से ही पास करता है। जब सेंटर से पास करता है तो आपने 3D में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर एवरी नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर, तब वहाँ पे जो कर्व जो बनेगा वो ग्रेट सर्किल बन जाएगा। देखिए कैसे, पासेस थ्रू द, ये क्या कह लिया आपने, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट मीन्स दैट सी इज ए सेक्शन ऑफ द स्फीयर। सी जो है स्फीयर का एक ऐसा सेक्शन है, देखिए यहाँ फिगर समझ सकते हैं, ये स्फीयर का एक ऐसा सेक्शन है, ठीक है। ये कर्व जो बन रहा है सेक्शन ऑफ स्फीयर, ठीक है, बाय ए प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये एक आपका प्लेन है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसी सेंटर से पास करता है, ठीक है। दैट इज सी इज ए ग्रेट सर्किल। तो ये जो सर्किल जो बनेगा, सी जो कर्व जो है ये बनेगा ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल। यानी कि अगर सी प्लेन कर्व है तो उसका एवरी पॉइंट पे जो नॉर्मल खींचेंगे वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, जैसे नॉर्मल आपने खींचा वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, हर जगह से सेंटर से पास करेगा। तो जो प्लेन सेक्शन इसका होगा वो इसके सेंटर से होकर गुजरेगा, और जैसे और प्लेन सेक्शन अगर सेंटर से गुजरता है तो स्फीयर में जो सर्किल जो बनता है, सर्किल ऑफ सेक्शन, वो हमेशा ग्रेट सर्किल होता है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अच्छा, अब इसी के कन्वर्स पार्ट हम लेके चलते हैं, कन्वर्सली है ना, उल्टा चलते हैं कि, तो उल्टा में क्या लेके चलेंगे कि सी जो है वो ग्रेट सर्किल है तो सी जियोडेसिक हो जाएगा ऑन स्फीयर। देखिए कैसे, इफ सी इज ए ग्रेट सर्किल, उल्टा लेके चलिए, यहाँ पे ग्रेट सर्किल आपने प्रूव किया है, यहाँ सी, इफ सी इज ए ग्रेट सर्किल ऑन द स्फीयर देन एट पॉइंट सी, एट पॉइंट ऑफ सी द प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी कोइंसाइड विद द सरफेस नॉर्मल टू द स्फीयर। यानी अगर वो ग्रेट सर्किल है तो आप जानते हैं ग्रेट सर्किल पर इसका प्रिंसिपल नॉर्मल स्मॉल एन कैप इज इक्वल टू सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन कैप के हो जाएगा। आप जानते हैं अगर स्मॉल एन कैप यानी प्रिंसिपल नॉर्मल और सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन कैप इक्वल हैं तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, यानी वही ग्रेट सर्किल जो हो जियोडेसिक हो जाएगा। तो फिर से हम पढ़ देते, देखिए, इफ सी इज ए ग्रेट सर्किल ऑन द स्फीयर देन एट पॉइंट सी, पॉइंट ऑफ सी द प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी, है ना, सी पे जो प्रिंसिपल नॉर्मल है कोइंसाइड्स विद द सरफेस नॉर्मल टू द स्फीयर। तो प्रिंसिपल नॉर्मल कौन है यहाँ पे, स्मॉल एन कैप, और सरफेस नॉर्मल कौन है आपका, कैपिटल एन कैप, है ना, कैपिटल एन कैप जो है वो सरफेस नॉर्मल है, ठीक है, ये उसी कोइंसाइड कर जाएगा। तो हेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल एन कैप, ये आ गया इसका मतलब। हेंस बाय नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, जियोडेसिक की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है वो यही तो होती है, एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल एन कैप। ये कब हुआ, जब सर्किल जो है वो ग्रेट सर्किल हो गया। तो ग्रेट सर्किल पर कोई पॉइंट लेंगे तो उस पर जो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा और जो सरफेस नॉर्मल होगा दोनों सेम हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, दैट इज एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल एन कैप। तो बताइए नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, सी इज ए जियोडेसिक ऑन ए स्फीयर, तो वही सी क्या हो जाएगा, जो ग्रेट सर्किल था वही सी जियोडेसिक हो जाएगा ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो बताइए अब आपका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हेंस ए कर्व ऑन ए स्फीयर इज ए जियोडेसिक, यानी कोई कर्व जो है स्फीयर पर है वो जियोडेसिक है। कब, इफ एंड ओनली इफ इट इज ए ग्रेट सर्किल, इट इज ए ग्रेट सर्किल, यानी सरफेस पर अगर स्फीयर पर कोई जो है आपने कर्व लिया और वो कर्व अगर जियोडेसिक है तो तभी होगा जब वो ग्रेट सर्किल हो, यानी द कर्व लाइज ऑन स्फीयर इज ए जियोडेसिक देन इट विल बी ग्रेट सर्किल एंड द इफ, इसका उल्टा बोल दीजिए कि इफ द कर्व इज ग्रेट सर्किल देन इट इज जियोडेसिक ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो ये थ्योरम का हमने जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया है।
तो काफ़ी मतलब लिखने में ज़्यादा था, इसलिए हमने पहले से लिख दिया क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है लिखने में, है ना। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप पढ़िए, समझिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ के फिर आप अपने से एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जो हमने लिखा वही आप लिखें, बिल्कुल नहीं, आप इसको समझ कर फिर आप अपने से वर्डिंग जो है दे सकते हैं, लेकिन सेंस वही आना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और छोटा सा बीच में जो डेरिवेशन आ गया था आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा एन कैप, उसको डिफरेंशिएट करके वहाँ से हमने टाउ को जीरो कर दिया था, और टाउ जीरो हुआ था तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो हो प्लेन कर्व है, और प्लेन कर्व होने के बाद हमने प्लेन कर्व पर किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल लिया था वो सरफेस नॉर्मल के कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब वहाँ पर जो सेक्शन जो बनेगा वो ग्रेड सर्किल बन जाता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, और ये हमने स्फीयर बना दिया, और ये जो सेक्शन बना ये ग्रेड सर्किल हो गया, ठीक है। तो हर तरह से कोशिश किया समझाने की, अब आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेक्चर देंगे उसमें दिखाएंगे कि नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन सिलेंडर, एक सिलेंडर पर अगर वो जियोडेसिक पड़ता है तो उसका नेचर क्या होता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर जियोडेसिक लाइज ऑन स्फीयर तो उसका नेचर क्या है, तो नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन स्फीयर पढ़ लिया है, अब आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन सिलेंडर, नेक्स्ट लेक्चर में देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।